नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ दोपहर 1 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है और शेयर बाजार के जो तमाम उतार चढ़ाव है उसको लेकर के रणनीति कैसे बनाई जाए इस पर बातचीत होती है। लेकिन आज चूंकि प्रियंका संभव जी नहीं है तो आज शाम को 4 बजे अब हम आपके साथ जुड़े हैं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मुद्दों पर वो बातचीत करती हैं और आज उसी पर बातचीत करेंगे और ख़ास तौर से बात करेंगे सोने चांदी को लेकर के। शेयर बाजार में जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में मंदी की आशंका है, ऐसे में सबसे अच्छे रिटर्न जो है वो हमने देखे हैं कि सोने चांदी में मिलते हुए दिखाई दिए हैं। गोल्ड ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई बना चुका है, चांदी हाई बना चुका है। और ऐसे में किस तरीके से सोने चांदी में निवेश करना चाहिए, क्या इतनी मजबूती के बाद अभी निवेश करना बनता भी है या नहीं बनता है, किस तरीके से निवेश किया जाए, अपने पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा गोल्ड या सिल्वर का होना चाहिए, ETF के जरिए निवेश करना चाहिए, डिजिटल या फिर फिजिकल, कौन सा निवेश आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा रूबरू करा देते हैं। आज के खास हमारे मेहमान हैं अनुज गुप्ता जी, VP IIFL सिक्योरिटीज़ के। और आप सभी को पता होगा कि अनुज जी के साथ जब हमने हफ्ते की जो शुरुआत हुई थी, पहला कारोबारी दिन, तो शेयर बाजार की रणनीति बनाई थी। अब इनकी बहुमुखी प्रतिभा और निवेश की कितनी जानकारी है वो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हफ्ता जब ख़त्म हो रहा है तो हम कमोडिटी बाजार, सोने चांदी में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके साथ ये हफ्ता ख़त्म कर रहे हैं। तो अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं सर कि कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से रिकॉर्ड हाई जो है हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं, उस पर हम एक एक करके आएंगे। निवेश के लिए गोल्ड और सिल्वर होने चाहिए पोर्टफोलियो में या नहीं होने चाहिए? विपुल जी, देखिए, अगर आप कोविड के बाद की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमने जो रिटर्न्स देखे हैं गोल्ड और सिल्वर में, वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखने को मिले। और जो मूवमेंट आया है जिसमें हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने लाइफ टाइम हाई टेस्ट करते हुए दिखाई दिए, तो उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट है लोगों का, वो इन्वेस्टर्स का, वो गोल्ड सिल्वर की तरफ काफी इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो काफी हमने मोमेंटम आते हुए देखा है। तो पोर्टफोलियो में अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए, कमोडिटी को रखना चाहिए, क्योंकि जो हमने रिटर्न्स देखी हैं गोल्ड सिल्वर में, और जो हमने इसको हेज अगेंस्ट इन अनसर्टेनिटी और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन देखा है, तो उसकी वजह से देखा है कि जिसके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर था, हालांकि गोल्ड और सिल्वर फिजिकल फॉर्म में सबके पास रहता है, तो अगर ये गोल्ड और सिल्वर अगेन लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी और जरिए से भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो उन्होंने देखा है कि उसका जो रिटर्न है वो अनएक्सपेक्टेडली और मल्टीफोल्ड रिटर्न हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो पोर्टफोलियो था, अगर वो इक्विटी से इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं वहां पर गोल्ड और सिल्वर ने भी उसको काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर, अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो कोई इसको बात को मानने को तैयार नहीं था कि गोल्ड को रखना चाहिए। बट आज के टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ जरूर देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में, चाहे वो फिजिकल फॉर्म हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, किसी न किसी फॉर्म में उसको जरूर ऐड करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किसी भी फॉर्म में हो लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन अब कौन सा फॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनको बता दें कि अगर आप भी सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं और आपको लग रहा है काफ़ी सोने चांदी महंगी हो गई है, तो अभी रुक करके करें या अभी भी थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया जा सकता है, गहने लेने चाह रहे हों या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन तमाम पहलुओं पर जरा हम बातचीत करेंगे और क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, सीधे अनुज जी के साथ बातचीत करके पूछ सकते हैं। तो आप अपना सवाल भेजिए। आप गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, गोल्ड में अगर निवेश करना चाह रहे हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए निवेश करना चाह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें पूरी डिटेल के साथ भेजिए और हमारे एक्सपर्ट आपको विस्तारपूर्वक जानकारी इस पर देंगे। सतपाल भाटिया जी हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाटिया साहब कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए। हम बहुत अच्छे हैं सर। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का कारोबार है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एजेंसी का। अच्छा अच्छा, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सिल्वर ETF लें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें जी। तो और इसी से संबंधित एक सवाल है कि इसी समय करना सही रहेगा कि थोड़ा और अभी डाउन का वेट करें? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे लोग जो जेवर बनवाना चाह रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं।
हालांकि एक महीने में थोड़ी सी गिरावट आई है। सर ये अब सिल्वर ETF के जरिए जरिए म्यूचुअल फंड में तो फिर आप किस तरह के म्यूचुअल फंड लेना चाह रहे हैं सर? इन्हीं से संबंधित मतलब जो है। तो ये भी एक तरीके का सर वही है कि मतलब म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं अगर गोल्ड या सिल्वर में तो वो ETF के उसमें सर अप डाउन नहीं मिलता। ETF में तो आपको शेयर मार्केट का रेट मिल सकता है। जी, चलिए पूछते हैं जरा, यहाँ पे राय लेते हैं, यहाँ पर क्या कुछ राय दे रहे हैं अनुज जी ये कह रहे हैं म्यूचुअल फंड लें या फिर सिल्वर ETF ही ले लें। हालांकि कमोबेश स्थिति ऐसी रहती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ETF में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरा, जो थोड़ी सी गिरावट बीच में देखने को मिली है, क्या उसमें जो है खरीदारी की जा सकती है? देखिए विपुल जी, दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस है। म्यूचुअल फंड का बात करें या अगर सिल्वर ETF की, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों के अंदर ही आप अपना पार्शली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप सिल्वर ETF की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दोनों को ही पोर्टफोलियो में रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चूज ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास ये 100 रुपए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 50% जो है म्यूचुअल फंड में और 50% आप सिल्वर ETF में लगा सकते हैं। तो जहां तक सिल्वर ETF का सवाल है, हालांकि हमने पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे रिटर्न, तो करीबन 1-2% के आसपास की गिरावट हमने सिल्वर ETF में देखी है। हालांकि अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में, तो पिछले 3 महीनों में करीबन 10% से ज्यादा की रिटर्न हमने सिल्वर ETF में आती हुई देखी है। इवन अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वहां पर हमने करीबन 20% तक रिटर्न बढ़ती हुई देखी है। तो रिटर्न वाइज काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छी रिटर्न देते हैं, और डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सिल्वर ETF कि अगर कहीं अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पर भी आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप अगर चूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप म्यूचुअल फंड में सिल्वर ETF जो है उसको चूज कर सकते हैं, जो कि आप NSE के थ्रू डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड का पार्ट है। अगर आप AUM वाइज करेंगे तो जहां म्यूचुअल फंड का AUM 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, ये वहीं पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का जो ETF का वॉल्यूम है, AUM है, वो करीबन 1800 करोड़ के आसपास का है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है लोगों का वो सिल्वर ETF की तरफ भी है। और सिल्वर ETF लॉन्च हुए भी सितंबर 2021 में ही लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और करीब 1800 करोड़ का यहाँ पर AUM है। तो इसका मतलब कि जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट जो है सिल्वर ETF की तरफ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पर जो है आपको 50-50% रखने होंगे। हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो करीब जो है तमाम जो ETFs हैं, चाहे वो आदित्य बिरला का हो, एक्सिस का हो, DSP सिल्वर का हो, HDFC सिल्वर का हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4-5% की गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। लेकिन बिल्कुल सही कहा सर आपने, 3 महीने की बात करें तो काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं। निपॉन ने 11% का रिटर्न दिया है, कोटक ने 9% का रिटर्न दिया है, ICICI प्रूडेंशियल ने 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से 1 साल का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर हमने देखा काफ़ी शानदार रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। तो और ये किसी न किसी तरीके से देखें तो इन्फ्लेशन और किसी भी तरह की FD से बेहतर रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस बीच जो है ये आपके लिए सलाह है सर कि दोनों तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, 50-50 आपका चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक्सपोजर निवेश जो है वो आपका होना चाहिए। एक यूट्यूब के माध्यम से अभिषेक जैन जी ने हमसे प्रश्न पूछा है, और अभिषेक जैन जी जो है कह रहे हैं कि सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखना FD से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है क्या? रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है सर। तो रिस्क एपेटाइट अगर आपकी ज़्यादा नहीं है तो भी मुझे लगता है सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो रखना चाहिए सर। क्या आपकी सलाह रहेगी? क्योंकि जिस तरह का खासतौर से अगले 1-1.5 साल में देखें तो अभी जो माहौल है जिस पे कि ये माना जाता है गोल्ड के लिए काफ़ी माकूल माहौल है, दुनिया भर में एक तरीके का अभी भी खतरा बना हुआ है रिसेशन का। इंटरेस्ट रेट हालांकि अभी भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में ये चुनना चाह रहे हैं गोल्ड या FD, कौन सा निवेश ज़्यादा बेहतर रहेगा, खासतौर से जब इनकी रिस्क लेने की, जोखिम लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए विपुल जी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है जब भी गोल्ड सिल्वर रैली करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। देखिए ये क्वेश्चन तब भी आया था जब ये गोल्ड 10,000 के लेवल पे था। ये क्वेश्चन तब भी आया था जब 30,000 के लेवल पे था। ये गोल्ड तब भी आया था क्वेश्चन जब गोल्ड 50,000 के लेवल पे था, और आज 60,000 के लेवल को भी क्रॉस कर गया है, तब भी सेम क्वेश्चन है। और हमारा हमेशा से यही आंसर रहा है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप स्टैगर्ड वे में हमेशा से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में
जियो पॉलिटिकल टेंशन के अगेंस्ट में, पॉलिटिकल इम्बैलेंस के अगेंस्ट में, और अगर कुछ भी इकोनॉमी के अंदर होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर है, यूएस के अंदर डेट सीलिंग का इशू है, स्लो डाउन का इशू है, रिसेशन का इशू है, तो कहीं ना कहीं जो भी इशू चलते हैं उसके अगेंस्ट में गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअली नहीं, सेंट्रल बैंक्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर काफी इंक्रीज करी है। तो इसका मतलब कि अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि गोल्ड कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंस है सेंट्रल बैंक्स के लिए। तो अगर सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं तो एक आम आदमी को तो जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप स्टैगर्ड वे में 5 से 10% के लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं, चाहे आप ईटीएफ के थ्रू करें चाहे आप फिजिकल फॉर्म में करें। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप ईटीएफ के थ्रू करते हैं तो आपको हर महीने आप इसको ले सकते हैं, इसको आप एसआईपी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ईटीएफ में करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि आपको एक फिजिकल में रखना नहीं पड़ेगा और आप इसको हर महीने धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक पर्सपेक्टिव भी है। मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर हर लेवल पर आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक सर। सर आपसे अभी आपने एक जिक्र किया, काफ़ी महत्वपूर्ण जिक्र किया कि तमाम सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या ये अनसर्टेनिटी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत खरीदारी जो है एक बार गोल्ड के अंदर लौटी हुई है, और साथ ही साथ जो है सेंट्रल बैंक्स, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स काफ़ी भर भर के सोना खरीद रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से है या फिर कुछ और कारण भी आप मानते हैं इसके पीछे? अनुज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि अनुज जी से हम जो है शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिला है, तो एक साल के अंदर जो है वो 18 से 20% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है, जो किसी भी फिक्स्ड इनकम की अगर बात करें तो उससे काफ़ी बेहतर रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और ये काफ़ी अनुज जी जो बात बता रहे थे कि 1800 करोड़ की एवीएम हो चुकी है, और जबकि सिल्वर ईटीएफ को लॉन्च हुए भारत में सितंबर 2021, यानी कि अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो साल डेढ़ साल के अंदर जिस तरीके का सकारात्मक रुझान निवेशकों की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रुझान आने वाले अनुज जी जैसा कहते हैं। अनुज जी दोबारा जुड़ चुके हैं। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि आखिर में इसकी वजह क्या है? अनसर्टेनिटी है या कोई और कारण मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि करेंसी काफी डेप्रिशिएट हुई है और डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली है और अनसर्टेनिटी चल रही है, और जिस तरीके हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और फॉरेक्स रिजर्व में काफी बड़ा पार्ट गोल्ड का होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग दिखने के लिए सभी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि जो उनकी इन्फ्लेशन है वो वहां पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जहां यूएस का इन्फ्लेशन 40 साल के हाइस पर है, अगर आप यूरोप और ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहां पर भी हम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे इन्फ्लेशन आता हुआ देख रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गोल्ड को रखना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं और उसका डायरेक्ट रिलेशन रहता है इन्फ्लेशन से। और हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के चलते काफी जो इश्यूज हैं वो इकोनॉमी में आते हुए दिख रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और अपने फॉरेन रिजर्व को स्ट्रांग रखने के लिए, क्योंकि करेंसियां काफी डेप्रिशिएट हो रही हैं, तो उसको बैलेंस आउट कैसे करें? तो बैलेंस आउट करने के लिए गोल्ड को रखना जरूरी है, जिससे कि अगर उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, अल्टीमेटली उनका फॉरेन रिजर्व जो मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर है जो कि हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी को प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए अपने फॉरेन रिजर्व को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रहे हैं। जी, इस बीच जो है विशाल कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार विशाल जी, और कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। इस बीच कौशल किशोर मौर्य जी का प्रश्न है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है इनका, कि सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने पर क्या इनकम टैक्स में छूट मिलती है? तो सर, ये फ़ंड जो है वैसे तो डेट कैटेगरी में आते हैं, और अब आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो है नियमों में बदलाव हुआ है, और अब डेट फंड में जो है जो टैक्स में बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। सर, बहुत सारे लोग जो है टैक्स में फ़ायदा लेने के लिए भी निवेश करते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी कि क्या ईटीएफ को खासतौर से डेट फंड से अलग रूप में देखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास म्यूचुअल फंड पे जब हम शो करते हैं तो आते हैं कि क्या आप डेट फंड से में अब टैक्स बेनिफिट ख़त्म हो गया है, तो क्या हम सीधे जो है अब एफडी क्यों ना करा लें? तो इनके ऐसे दर्शकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने पर क्या इनकम टैक्स में छूट मिलती है? कौशल जी पूछ रहे हैं दिल्ली से।
देखिए, इसको आप डेट फंड तो है ये, बट इसको आप एक तरीके से कैपिटल असेट के अंडर में देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसमें इनकम टैक्स है इसमें दो तरीके से देखा जाता है। अगर आप इसको 36 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो इसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि करीबन 20% फ्लैट रेट से है। अदरवाइज अगर आप 36 महीने से पहले इसको काट लेते हैं तो वो जनरल आपकी इनकम में ऐड होकर जो आपका इनकम स्लैब है उसके अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो 20% का जो टैक्स ब्रैकेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में है, और नॉर्मल में आपका इनकम के थ्रू में अगर आप 36 महीने से पहले बुक कर लेते हैं तो टैक्स इंप्लीकेशंस तो हैं इसमें। मगर अगर आप इसके रिटर्न वाइज देखेंगे, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न के साथ साथ आपका जो अदर पोर्टफोलियो है उसको भी हेज प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि अगर सपोज आपने इक्विटी में पोर्टफोलियो ले रखा है, अगर वो नीचे करेक्ट होगा तो भी इसके अंदर अच्छा खासा आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो टैक्स की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो उससे ज्यादा तो बेनिफिट है वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि टैक्स इतना बड़ा इशू नहीं है इसके लिए, जितना कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की है। जी, इस बीच जो है विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी नमस्कार। चलिए, लगता है व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। जरा इनका प्रश्न ले लेते हैं। विशाल जी कह रहे हैं कि मेरी शादी अगले साल होने वाली है, क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या फिर रुक के खरीदूं? और सर ये सवाल तो ऐसा है कि ये हर घर के अंदर जो है, जहाँ पर किसी का विवाह होने वाला हो या फिर कोई फंक्शन होने वाला हो या फिर कुछ इस तरह का माहौल हो जहाँ पर सोना गिफ्ट करना हो किसी को परिवार में, तो ये सबके मन में सवाल है कि इतना सोना महंगा हो गया है, तो लोग ये सोच रहे हैं क्या इसमें ठंडक आएगी उसके बाद खरीदे जाएं जेवर, या फिर जो है अभी खरीद लेने चाहिए और तेज़ी आएगी। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं जो कि निवेश के लिए नहीं, त्योहारों के लिए, शादी के लिए, गहनों के लिए खरीदते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि अभी यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद है, खरीद लें अभी, या फिर आपको लगता है अभी यहाँ पर एक जो है ठंडक देखने को मिलेगी? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं उसी के साथ सिल्वर के प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो लोगों का इंटरेस्ट है वो अब धीरे धीरे गोल्ड से हटकर सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के गिफ्ट आइटम की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हमने देखा है कि जो सिल्वर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कॉइन्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो गिफ्ट आइटम है, उनकी जो डिमांड है करीबन 20% के आसपास इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो इट मीन्स कि जो इसका चलन है वो इंडस्ट्रियल के साथ साथ अब प्रीशियस मेटल में एज अ गिफ्टिंग के तौर पर भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंस है सिल्वर की वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। और डेफिनेटली जैसा कि इनकी शादी है उसके पहले तो बधाई, और दूसरी तरफ आप अपने अभी से ही आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगले साल जो हम देख रहे हैं कि सिल्वर में एटलीस्ट 80,000 तक के लेवल पर केजी के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो रेट हम देखें तो करीबन 70,000 के आसपास रेट चल रहे हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव रेट है अभी भी। हमें लगता है कि अगले साल आपको और हाई रेट देखने को मिलेंगे। तो आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी शादी के लिए या गिफ्टिंग के लिए या ज्वेलरी के लिए सिल्वर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये आप उम्मीद करते हैं आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। सर 2022 में हमने देखा कि गोल्ड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई सिल्वर के मुकाबले। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, उनका मानना ये है कि इस साल हो सकता है कि सिल्वर के अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जिस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है, और डिमांड सिर्फ जेवर और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी तकनीक हैं जिनमें सिल्वर की जो है मांग जो है बढ़ रही है। आप कैसे देखते हैं कि आपको भी ये उम्मीद है कि सिल्वर जो है वो इस बार आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को रिटर्न के मामले में? देखिए, बिल्कुल सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे सिल्वर के जो यूसेज हैं वो काफी इंक्रीज हुए हैं। ईवीज के अंदर हम देख रहे हैं कि सिल्वर का काफी बड़ा कंपोनेंट यूज होता है, एलसीडीज के अंदर काफी बड़ा कंपोनेंट यूज होता है। इनफैक्ट अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा यूज होता है, सिंस कि ये इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छा कंडक्टर है। जी, सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का काफी बड़ा कंडक्टर है, काफी अच्छा कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी के काफी बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर हम सिल्वर को यूज होते हुए देखते हैं। तो डेफिनेटली सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाउस होल्ड के साथ साथ एक प्रीशियस मेटल भी है, और प्रीशियस मेटल के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, जितनी भी लग्जरी वॉचेस हैं, जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं सिल्वर का जो यूसेज है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखें दूसरी तरफ जो छोटी मोटी गिफ्ट आइटम्स है, आजकल आप देखेंगे कि जनरली ट्रेंड हो गया है कि सिल्वर के गिफ्ट आइटम करने का, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो सिल्वर की जो डिमांड जिस तरीके से पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि सिल्वर अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात
जहां हम देख रहे हैं कि गोल्ड $2100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिल्वर ने अपना लाइफ टाइम हाई करीबन $49.5 का बनाया था और अभी सिल्वर का भी सिर्फ $23 चल रहा है। तो जहां गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है, वहीं सिल्वर अभी तक काफी पीछे है। तो हमें लगता है कि अगर सिल्वर अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट करता है तो आप मान के चलिए कि सिल्वर का भाव डोमेस्टिक मार्केट में 1.25 लाख के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो पोटेंशियल वाइज अगर हम कंपेयर करें तो सिल्वर में अभी भी काफी पोटेंशियल है, जिसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि सिल्वर आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो चांदी में चांदी हो सकती है अगर आप जो है निवेश करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही करें, अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। सर, अभी आपने AUM का जिक्र किया, सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ, 1800 करोड़ का AUM हो चुका है। जिस तरीके से, जिस रफ्तार से हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग गोल्ड सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, अगले 1-2 साल में माने कि यहाँ तक पहुँचने में भले ही थोड़ा समय लगा हो, लेकिन यहाँ से 2 गुना 3 गुना होने में शायद अगले 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से 3 गुना 4 गुने का अंतर देखने को मिले। क्या उम्मीदें हैं सर आपकी यहाँ पर? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप एक सैंपल वाइज अगर आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं, म्यूचुअल फंड का AUM करीबन 22 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ हुआ 2 साल में। SIP का जो AUM है वो करीबन 4 लाख से करीबन 8 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है। वही इंपॉर्टेंट जो है पैसिव फंड, अगर आप उसकी बात करेंगे तो जो पहले 50,000 करोड़ का फंड था वो करीबन अब 1.25 लाख करोड़ के आसपास का फंड पहुंच गया है। तो जिस तरीके से बाकी म्यूचुअल फंड इंक्रीज हुए हैं, वहां पर हमने सिल्वर के अंदर भी काफी इंक्रीमेंट आता हुआ देखा है। तो सिल्वर ETF या गोल्ड ETF की अगर बात करें तो एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसको लोग SIP के तौर पर भी इन्वेस्टमेंट का यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको एक बहुत छोटी डिनोमिनेशन में सिल्वर को एक्यूमुलेट करना है, जिसको फिजिकल का डर नहीं है, जो अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू आगे गिफ्टिंग भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कभी भी बेच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 1800 करोड़ का AUM है, ये आने वाले अगर हम 5 साल की बात करें तो मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पोटेंशियल इतना है इसके अंदर कि 1800 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है, इसको एटलीस्ट कम से कम 18,000 करोड़ का AUM जो होना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि ड्यू टू क्योंकि काफी समय के बाद लॉन्च किया गया, अभी ये लॉन्च हुए 2 साल भी नहीं हुए, तब 1800 करोड़ का है। आप मान के चलिए अगर 5 साल के बाद होंगे तो मुझे लगता है कि 10,000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच जाता हुआ दिखाई देगा। तो पोटेंशियल बहुत हाई है इसके अंदर और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है लोगों का वो बहुत स्पीड से इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है किस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है। 5 साल के अंदर जो है 1800 करोड़ से सीधे 10 से 20,000 करोड़ का स्तर देखने को मिल सकता है AUM का। साथ ही साथ अभी 70,000 पे चल रही है चांदी और जैसा कि कह रहे हैं कि 1.25 लाख तक पहुंच सकती है अगर इसको नया अपना उच्चतम स्तर छूना है तो ये तमाम जो है इंडिकेशन इस बात के मिल रहे हैं कि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं हैं। अभिषेक जैन जी ने एक और प्रश्न पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर फोकस करना ठीक होगा या फिर ग्रोथ पर? तो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या मुझे जो ग्रोथ मिल रही है आने वाले टाइम में उस पर फोकस करें या मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना मैं निवेश कर रहा हूँ इस पर फोकस करें, ये समझना चाह रहे हैं सर। ये देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ROI का बहुत बड़ा रोल रहता है और ROI को ही ध्यान में रखकर आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि SIP में जब आप जाते हैं, जब आप सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेशन बहुत छोटा रहता है, तो वहां पर आप SIP के तौर पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर महीने आप सिल्वर ETF को, गोल्ड ETF को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको ROI कितना मिल रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ROI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अमाउंट जितना भी इन्वेस्टमेंट करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आप उस अमाउंट के ऊपर कितना रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप रिटर्न जनरेट करेंगे और अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर रही है तो दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट कि आप इन्फ्लेशन के ऊपर उसको बीट कर पा रहे हैं और आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पा रहे हैं। इस बीच अंकित जी ने प्रश्न भेजा है हमें और अंकित जी कह रहे हैं कि सर मुझे ये बताएं कि अगर, चलिए अंकित जी से बातचीत कर लेते हैं। अंकित जी शायद फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अंकित जी? अच्छा हूँ सर। कानपुर से बोल रहे हैं? हाँ, कानपुर से। क्या कर रहे हैं सर आप, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। आज कानपुर से बड़े फ़ोन आ रहे हैं और कानपुर का जिक्र आते ही एक तो ठगू के लड्डू और दूसरा कानपुर में जो ब्रेड मक्खन मिलती है वो जो तुरंत जो है सामने सामने निकाल के दी जाती है, उन दोनों चीज़ों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत शानदार सुबह सुबह नाश्ते में लोग खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर हमें ये जानना था कि सिल्वर ETF में टैक्स किस हिसाब से लगता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और इसको कैसे बचा सकते हैं? इसको कैसे बचा सकते हैं? पहले तो चलिए ठीक है, ऑप्शन मुझे नहीं पता है।
अच्छा, आप लोग रिटर्न से ज़्यादा टैक्स को लेकर चिंतित रहते हैं। जरा पूछ लेते हैं यहाँ पर अनुज जी से। अनुज जी, पहले कमाई तो हो जाए, उसके बाद टैक्स की चिंता करें। अब जो है, अब ये भी परेशान है इस बात के लिए कि टैक्स किस तरीके से लगेगा। अभी अनुज जी ने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि 3 साल से अगर ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगेगा, उसमें आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा। अनुज जी, आप चाहें तो एक बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 3 साल से ज्यादा मीन 36 महीने से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो उसमें 20% फ्लैट जो है टैक्स लगेगा। और अगर आप उससे कम टाइम में होल्ड करते हैं तो आपका जो अमाउंट प्रॉफिट है वो आपकी इनकम में ऐड होगा और जनरल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये सिल्वर ईटीएफ का जो टैक्सेशन पार्ट है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और आप जैसे सामान्य तौर पर बाकी आपकी क्योंकि इनकम में जुड़ जाएगा, तो बाकी आप जो टैक्स बचाने के लिए जो तमाम चीज़ें दिखाते हैं, उनको दिखाने के बाद जो रकम बचती है, उसके बाद जो भी आप जिस कैटेगरी में होंगे उस आधार पर टैक्स लगेगा, तो उस आधार पर आप टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। इस बीच सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि निवेश करने के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। एक तो ये बात है सर कि हमने देखा है कि भारतीय समाज में ज़्यादातर लोग जो निवेश करते हैं गोल्ड या सिल्वर में, निवेश क्या कहेंगे, अगर जो लोग खरीदते हैं वो अभी भी बड़ा वर्ग ऐसा है, हालांकि 1800 करोड़ के एयूएम की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि फिजिकल ही सिल्वर या गोल्ड लेता है। उसे आप कितना सही मानते हैं? और डिजिटल अगर हम लेते हैं तो उसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, वो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, क्योंकि अभी भी लोग जो है शादी विवाह के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए, गहने बनाने के लिए तो लेते हैं, लेकिन निवेश भी इससे हो सकता है, वो लोग कम सोचते हैं। देखिए, जहाँ तक फिजिकल गोल्ड का सवाल है, देखिए उसको भारत में रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो है वो महिलाओं की काफ़ी इमोशनल कमोडिटी रहती है, इमोशनल असेट रहती है। और ये श्रेय मैं महिलाओं को देना चाहूंगा, चाहे वो माता है, चाहे बहनें हैं, चाहे वाइफ है, क्योंकि वो जब गोल्ड को होल्ड करती हैं और जब हम एक 10 साल के बाद देखते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है वो काफी बढ़ गया है, तो अपने आप में एक फील होता है कि इन्होंने गोल्ड संभाल के रखा था, 5,000 में गोल्ड लिया था जो कि आज 60,000 का गोल्ड हो गया। तो एक अपने आप में एक असेट बन जाती है, क्योंकि अगर आप एक जनरल आदमी से अगर पूछेंगे तो वो इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकता गोल्ड को। तो वो फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस करना भारत में नामुमकिन है। बट हाँ, एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से एक बास्केट बनाई जा सकती है जिसको हम ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उसको डीमैट के अकाउंट में भी होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं तो एक तो उसमें चोरी की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको आप कहीं पर भी इसको इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको गिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ईटीएफ का, जो कि हम देख रहे हैं कि काफी इंक्रीज हुआ है लोगों के मन में, और लोग अब धीरे धीरे मंथली दर मंथली उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि फिजिकल लेना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जब आप फिजिकल लेने जाएंगे तो वहां पर आपको एक लमसम बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, जबकि ईटीएफ के अंदर आप 1-2 ग्राम के डिनोमिनेशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, एक मुश्त जो है कई बार पैसे नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2,000, 3,000 रुपये, 500, 1,000 रुपये करके आप चाहें तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर, सिल्वर ईटीएफ के अंदर निवेश कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप अगर को जेवर लेने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। सर, ये जो अगर हमें 3 विकल्प है, मान लीजिए कि सिल्वर पे तो अभी 2 विकल्प हैं, लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड भी हमारे पास, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मौजूद है, फिजिकल गोल्ड मौजूद है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के और भी 1-2 तरीके मौजूद हैं गोल्ड के अंदर। कौन सा विकल्प सबसे बेहतर आपको लगता है कि मौजूद है, और एक आम निवेशक को उसको कौन सा माध्यम जो है निवेश के लिए, सिर्फ निवेश के लिए चुनना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो कि आप 5 साल से लेकर 7 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है एमसीएक्स के अंदर जो गोल्ड है, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, कोई ज्वेलर है, उसको अपने प्रोडक्ट को हेज करना है, उसको डेली तेजी मंदी करनी है, तो उसके लिए एमसीएक्स का गोल्ड अवेलेबल है। वहीं अगर किसी को एसआईपी के फॉर्म में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए गोल्ड एसआईपी है, मींस गोल्ड का जो ईटीएफ है उसमें आप कर सकते हैं। और किसी को अगर गिफ्टिंग करनी है फिजिकल में तो उसके लिए फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है। तो देखिए, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी है, सबकी अपनी अपनी खासियत है, तो उस खासियत के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो उसके लिए गोल्ड ईटीएफ है। अगर आपको गोल्ड के अंदर तेजी मंदी करनी है, आपको हेजिंग करनी है, तो
उसके लिए आपका जो गोल्ड एमसीएक्स गोल्ड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 5 से 7 साल के लिए, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं। तो सभी प्रोडक्ट के अपने अपने वैल्यूज हैं जिसको देखकर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब चूंकि चर्चा आज की सिल्वर ईटीएफ के ऊपर थी, तो सिल्वर पर ही जरा एक बार आखिरी प्रश्न आपसे ले लेते हैं। एक साल में 23% का रिटर्न जो है देखने को मिला है, 18, 20, 21, 22% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। एक तो सवाल दो महत्वपूर्ण है। एक तो अगर ईटीएफ को चुनना हो तो क्या कौन से ईटीएफ को चुना जाए, इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है क्या? क्योंकि तमाम सारी एएमसीज जो हैं वो सबके अपने ईटीएफ्स हैं, लेकिन सबके रिटर्न अलग अलग हैं। 1-2% का अंतर हम देखते रहते हैं। उसमें चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें? दूसरा, आने वाले समय में ईटीएफ में किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, कम से कम अगर अगले 1-2 साल की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जिस ईटीएफ को आप चुन रहे हैं उसका एयूएम कितना। जैसे अगर हम बात करें जो अभी तक 2 लार्जेस्ट ईटीएफ हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और निप्पॉन सिल्वर प्रूडेंशियल, इनके करीबन 700 करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो एयूएम का बेनिफिट ये होता है कि वहां पर उनकी पोजीशन इतनी खड़ी हुई है जहां पर आपको इजीली एंट्री एग्जिट मिल सकता है। तो एयूएम के स्तर पर आप चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हैं जहां पर आप इजीली एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक्सपेंस रेशो है, कौन सा ईटीएफ कितनी एक्सपेंस रेशो ले रहा है, क्योंकि अगर आप सेबी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 1% से ज्यादा की एक्सपेंस रेशो नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखें कि अगर कोई ईटीएफ आपसे 1% से ज्यादा की एक्सपेंस रेशो ले रहा है तो उसमें आप बिल्कुल भी ना लगाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एज पर द सेबी 95% आपका जो अमाउंट है वो गोल्ड ईटीएफ में लगना चाहिए, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में लगना चाहिए। तो अगर वो म्यूचुअल फंड या फिर जो एएमसी है वो 95% तक अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रही है सिल्वर के अंदर, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइन है सेबी की तरफ से दी गई है। तो जो ईटीएफ, जो कंपनी, जो एयूएम या फिर एएमसी जो उसको फॉलो कर रही है उसको आप जरूर अपनी नजर में रखें। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि जिसका एयूएम सबसे ज्यादा हो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रिटर्न की उम्मीद क्या करें सर, अगले 1-2 साल की अगर बात करें तो? देखिए, हमें लगता है कि ईयर एंड तक अगर हम बात करें तो अगेन हम 80,000 तक का टारगेट देख रहे हैं कि सिल्वर में 80,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $30 के आसपास का बैठेगा। और अगर $30 ब्रेक होता है और $80 ब्रेक होता है, 80,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो हमें लगता है कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक का लेवल आपको आने वाले 2 से 3 सालों में सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि पोटेंशियल वाइज अगर आप आने वाले 2 या 3 साल की बात करेंगे तो 90,000 से लेकर 1 लाख तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। कोई करेक्शन अभी आने की उम्मीद है? बहुत लोग ये कह रहे हैं महंगा हो गया है, अभी लगाएं या गिरावट का वेट करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सिल्वर और गोल्ड में गिरावट की आप वेट ना करें, क्योंकि इसमें अगर डिप आएगा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जितना इसमें डिप आता है उतना ही वो अट्रैक्टिव होता चला जाता है। हमने देखा भी है कि लास्ट टाइम भी सिल्वर का भाव 54,000 तक डिप लिया था और 54,000 से जब वो चला है तो सीधा उसने 78,000 का हाई मारा है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि सिल्वर और गोल्ड ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर वो जितना डिप लेंगे उतनी ही उनके अंदर बाइंग अट्रैक्टिव होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए आप स्टैगर्ड वे में बेशक आप 1-2 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करना स्टार्ट करें। उसको डीमैट में आप ईटीएफ के थ्रू अपने डीमैट में रख सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने विस्तार पूर्वक जो है तमाम सिल्वर ईटीएफ को लेकर के, गोल्ड ईटीएफ को लेकर के निवेश कैसे करना चाहिए ये बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की इस चर्चा में क्या जो लब्बो-लुआब निकल कर के आया है वो ये कि अगर आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो कैसे ईटीएफ को चुनना है आपको, क्या कुछ सेबी की गाइडलाइन कहती है, एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किस तरह वो 95% निवेश जो है वो गोल्ड या सिल्वर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एयूएम कितना ज़्यादा है, इन चीज़ों को देख करके पहले तो आप अपनी एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड को चुनिए जहाँ पे आपको शेयर, जहाँ पे आपको ईटीएफ खरीदना है। इसके अलावा अगर आप ईटीएफ में अगर पैसे लगाने की सोच रहे हैं सिल्वर में, तो अभी सही मौका है, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। गिरावट आती है तो फिर आप और ज़्यादा निवेश बढ़ा सकते हैं। और आने वाले समय में जैसा कि अभी अनुज बता रहे थे कि चांदी जो है वो सिल्वर को आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर आपका लंबा नज़रिया है तो आने वाले समय में जो है आपको 1.25 लाख तक की चांदी पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है। तो चांदी खरीदेंगे तो कटेगी, चांदी काटेंगे आप। ये फिलहाल आज की इस चर्चा का लब्बो-लुआब है। आप मनी 9 के साथ ऐसी तमाम बातों के लिए, खबरों के लिए, अपनी जेब के लिए बने रहिए और लगातार देखते रहिए मनी 9। मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी को वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से वीकेंड बनाइए और सोमवार को फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। और वीकेंड पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं। तो मनी 9 के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।